नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आजकल एक मुद्दा स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा गर्म है और वो है यस बैंक के लॉक इन पीरियड को लेकर। तो क्या है ये मुद्दा, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे और शेयरों की चाल कैसे रह सकती है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यस बैंक आपको पता ही है कि दिवालिया होने के कगार पे था। बड़ी जबरदस्त बिकवाली हमने देखी 2020 के दौरान, लेकिन उस समय आरबीआई ने फैसला किया कि इसको बचाने का तरीका यह है कि एक कंसोर्शियम बनाया जाए, 8 बैंकों का कंसोर्शियम जो इन्वेस्ट करे यस बैंक में और उसके बदले उनको स्टेक दे दिया जाए। लेकिन कंडीशन ये कि 3 साल तक आप शेयर्स बेच नहीं सकते अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी यस बैंक में। तो चलो कंसोर्शियम बना, एसबीआई ने लीड किया इस कंसोर्शियम को, 8 बैंकों का कंसोर्शियम बना और उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन अब वो 3 साल की जो अवधि है, जो पीरियड है, वो खत्म हो गया है। और मुद्दा यही है कि ये लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है यस बैंक में। तो इसके बाद अब क्या होगा? क्या वो इंस्टीट्यूशंस बिकवाली करेंगे, अपने स्टेक को थोड़ा डाइल्यूट करेंगे? तो यही है असली मुद्दा। अब 6 मार्च को एसबीआई का 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है यस बैंक में। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एसबीआई घटा सकता है हिस्सेदारी। घटाएगा नहीं घटाएगा वो बात की बात है, लेकिन हिस्सेदारी ही इतनी ज्यादा है कि और इतने ल्यूक्रेटिव लेवल्स पे 10 रुपए प्रति शेयर के भाव पे इन्वेस्ट किया और आज 16-17 रुपए अगर शेयर चल रहा है तो ऑब्वियसली रिटर्न तो बहुत तगड़े मिल गए ना। तो फिर रिटर्न कहीं कमाने के चक्कर में एसबीआई थोड़ा सा हिस्सा डाइल्यूट ना कर दे, बेच ना दे। बस यही बाजार को थोड़ी चिंता सता रही है। अब मुद्दा समझिए कि रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 के तहत 8 बैंकों के कंसोर्शियम ने यस बैंक में निवेश किया था। एसबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 के तहत यस बैंक में 48% हिस्सा खरीदा था और ये जो हिस्सा था 10 रुपए प्रति शेयर के भाव पे यस बैंक में खरीदा गया था। एग्रीमेंट के मुताबिक मार्च 2020 से 3 साल तक एसबीआई अपना हिस्सा 26% से नीचे नहीं ला सकता था और फिलहाल अगर दिसंबर 2022 के आंकड़े देखें तो यस बैंक में एसबीआई का जो हिस्सा है वो घटकर 26.14% पर पहुंच गया है, क्योंकि यस बैंक ने फंड जुटाने बहुत बार फंड जुटाए हैं, तो उसके चलते उन्होंने इक्विटी को और डाइल्यूट किया है। इसके कारण वो जो हिस्सा है एसबीआई का वो 48% घटकर 26.14% रह गया है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है एसबीआई का। और ये हिस्सा अगर थोड़ा सा भी घटाने की कोशिश करेगा एसबीआई तो ऑब्वियसली इक्विटी फ्लोट होगी मार्केट में। यस बैंक में एसबीआई के निवेश की आज वैल्यू अगर आप देखो तो वो है 12,785 करोड़ रुपए। यस बैंक ने इंस्टीट्यूशन से तो उस समय पैसा लिया ही था, लेकिन एक एफपीओ भी फ्लोट किया था जुलाई 2020 में और उस एफपीओ से भी 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो यानी रिटेल क्लाइंट से भी पैसा जुटाया गया, इंस्टीट्यूशन से भी पैसा जुटाया गया। लेकिन अब मुद्दा यह है कि जो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है, 3 साल का लॉक इन पीरियड। और किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था उस समय 2020 में, तो वो डेटा है आपके सामने। एसबीआई ने 7,250 करोड़ रुपए डाले थे। अब आप ये समझो कि 10 रुपए के भाव पे अगर इतने पैसे डाले हों तो ऑब्वियसली आज 17 रुपए के करीब अगर भाव चल रहा है, 70% का रिटर्न आपने कमा लिया, तो कुछ लालच तो आएगा। और इसी के चलते सुगबुगाहट इसमें शुरू हो गई है मार्केट में कि क्या थोड़ा सा हिस्सा एसबीआई डाइल्यूट करेगा कि नहीं, बेचेगा कि नहीं। इसके अलावा एचडीएफसी ने 1,000 करोड़ रुपए लगाए थे 2020 में, आईसीआईसीआई बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था यस बैंक में, एक्सिस बैंक ने 600 करोड़ रुपए निवेश किए थे, कोटक महिंद्रा बैंक ने 500 करोड़ रुपए का निवेश किया था, फेडरल बैंक, बंधन बैंक ने 300 करोड़ रुपए का निवेश किया था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 250 करोड़ रुपए का निवेश किया था। लेकिन एक रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, वो क्या कह रहे हैं यस बैंक के ऊपर? वो कह रहे हैं तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है यस बैंक ने, दिन फिर गए हैं यस बैंक के, तो डरिए घबराइए मत, उनका यह कहना था। यस बैंक की जो बिजनेस ग्रोथ है वो बहुत बेहतर रही है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यह बोला है। 6 तिमाहियों से यस बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, बैंक के एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली है और हाल में जेसी फ्लावर्स को इन्होंने अपना स्ट्रेस एसेट बेचा था जिसके बाद जीएनपीए घटे हैं। कार्लाइल और एडवेंट को भी इन्होंने स्टेक बेचा है, उसके जरिए 8,900 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। FY25 तक कह रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट जो गाइडेंस है वो 0.9% से 1% रह सकती है। तो अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, मार्जिन अच्छे हो रहे हैं यस बैंक के और मुनाफे में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है अब बरकरार रहेगी, ऐसा आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना था। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं यस बैंक को लेकर जो हाल फिलहाल में ही डेवलप हुए हैं। उसमें एक तो यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स थे, यानी कि AT1 बॉन्ड्स, इन्होंने 2020 में जब रिस्ट्रक्चरिंग करी थी तो ये 8,415 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड्स हैं इनको राइट ऑफ करने का फैसला कर लिया था, यानी कि निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा, जिन्होंने भी इस बॉन्ड में पैसा डाला उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर लगा दी रोक। उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, 8,415 करोड़ रुपए का जो रकम है वो निवेशकों को वापस करनी पड़ेगी। और उसके बाद यस बैंक चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के ऊपर ऑब्वियसली बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर थोड़ा स्टे लगा रखा है, लेकिन हाँ, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अगर वो यस बैंक के खिलाफ आ गया, यस बैंक को रकम चुकानी पड़ गई निवेशकों को, तो ये थोड़ा ड्रैग हो जाएगा उनके फाइनेंशियल्स पे।
देखते हैं कि क्या फैसला आता है। एक और कंसर्न ये है कि लॉक इन अवधि जब खत्म होगी तो शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ने से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस पे। फिलहाल 952 करोड़ शेयर्स बैंकों के कंसोर्शियम के पास हैं। इतनी भारी भरकम शेयर्स जो हैं, अगर उसमें से कुछ भी बाजार में फ्लोट होने जाते हैं तो ऑब्वियसली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ही स्टॉक प्राइस पे। तो छोटी अवधि के निवेशकों के लिए कंसर्न है, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कंसर्न नहीं है। क्यों? अब आप वो इन आंकड़ों के जरिए देखिए कि एक साल में येस बैंक के शेयर ने लगभग 32% का रिटर्न जनरेट किया है। 6 मार्च यानी कि सोमवार को शेयर का भाव 16.9 के आसपास रहा। कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं देखने को मिली, लेकिन 52 हफ्ते का निचला स्तर 12 रुपये 10 पैसे का है। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 24 रुपये 75 पैसे के आसपास है। एक बार तो 24 रुपये 75 पैसे पहुंच गया था और उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ है, अभी 17 रुपये के आसपास आया है। जो फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रहा हूं कि क्यों दिन फिर गए हैं, जब 2020 में 2020 में ये जो मुद्दा आया था, जब येस बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ गई थी, तब घाटा था। घाटा कितना था आप ये समझो कि 16,432 करोड़ रुपए का घाटा था येस बैंक ने जो पोस्ट किया था। और उसके बाद 2022 में अगर आप उनके एनुअलाइज्ड फाइनेंशियल्स देखो तो उसमें 1,064 करोड़ रुपए का मुनाफा है। टर्न अराउंड स्टोरी हुई है येस बैंक की। और FY23 में अब तक येस बैंक ने 529 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा जो है वो दर्ज कर लिया है कंसोलिडेटेड फ्रंट पे। तो ऑब्वियसली एक टर्न अराउंड स्टोरी तो बनी है, लेकिन अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस धड़ल्ले से बेच जाएंगे सब कुछ जो उन्होंने पहले करा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी भी बैंकिंग कंसोर्शियम के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चलो रिवाइव हो रहा है बैंक, तो लेट इट बी, अभी उसको रिवाइव होने दो। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत भारी भरकम मात्रा में एकदम से कोई शेयर है वो फ्लोट होने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ अटकले हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो थोड़ा कॉशियस रहिए, उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि जो स्टॉक है ये निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे दे अगर एसेट क्वालिटी और इंप्रूव होती है, अगर लोन डिसबर्समेंट्स और बढ़ते हैं और अगर फाइनेंशियल्स थोड़े और इंप्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस यहाँ पर इन भाव पे नहीं मिलेगा, हो सकता है कि बेहतर भाव भी देखने को मिले। फिलहाल यही मुद्दा है कि छोटी अवधि में हो सकता है कि उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिले। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्ट पसंद आएगी, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अगर आपको इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना भी हो तो अपने वित्त सलाहकार से राय जरूर ले लें। ये लॉक इन पीरियड का जो एक मुद्दा है ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पे थोड़ा असर डाल सकता है, आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा असर डाल सकता है। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।